Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Stemming Physics। आज बच्चों हम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। सो पहले टॉर्क पे आते हैं। सपोज कर लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे शो कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 2L, चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है। सो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेपरेशन कितना भाई, 2L। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इस प्लस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा होगा QE और माइनस क्यू चार्ज पे उतना ही फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, QE। अब अगर किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। ये एक कपल फॉर्म करेगा। सो उस कपल का टॉर्क निकालने के लिए हमको फाइंड आउट करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यहां नाम रख दे A B C। यहां पे ये 90 डिग्री है। अब टॉर्क फाइंड आउट करते भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 1 ऑफ द फोर्स into perpendicular distance between two forces. So 1 of the force QE, perpendicular distance between two forces अगर हम देखें तो BC। So this is BC। फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, QE into BC। BC हमको फाइंड आउट करना होगा बेटा। तो इस ट्रायंगल में देखें, सपोज कर ले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P का जो ये डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पे ये भी एंगल थीटा हुआ। अब इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। सो BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। सो इज इक्वल टू QE। अब AB क्या, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हमने क्या लिया हो भाई, 2L। सो यहां पे 2L पुट कर दे, 2L साइन थीटा। अब इस 2L को Q के साथ कंबाइन कर ले, सो Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं भाई, P। सो PE साइन थीटा। दिस इज फार्मूला फॉर torque acting on electric dipole।
ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा आ रहा है यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। So this will give both magnitude and direction of torque। ये ध्यान रखना बेटा, टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E। गलती से E क्रॉस P नहीं कर देना, नहीं तो डायरेक्शन टॉर्क का ऑपोजिट हो जाएगा। सो इट इज P क्रॉस E। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नोट करना है, टॉर्क तो P क्रॉस E हो गया, फोर्स कितना लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन बेटा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब फोर्स 0 लग रहा होगा। फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क के लिए यही फार्मूला होगा। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। फोर्स F 0 तभी होगा जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड फोर्स 0 नहीं होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो यहां पे हम लिख भी देते हैं, नोट में आप नोट कर लीजिए, F इज नॉट इक्वल टू 0 इफ फील्ड is non-uniform। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0 नहीं होगा, यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0 होगा। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं, एंड दैट डेरिवेशन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। सो करते हैं बच्चों, कैसे डिराइव करेंगे। दिस इज हेडिंग क्या हो गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सपोज कर ले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ है ऑफ डाइपोल मोमेंट पी डाइपोल मोमेंट का, ये हमने ऐसे डाइपोल मोमेंट P को दिखा दिया। सो डाइपोल मोमेंट इज P, जो E के साथ थीटा एंगल बना रहा है। P E के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको बताना है कि इस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है बेटा, उसी को हम यूज करेंगे। ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली du इक्वल टू माइनस dw कंजर्वेटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ट्रांसलेशन के केस में यहां ट्रांसलेशन नहीं है, यहां पे रोटेशन है, क्योंकि अलग अलग एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यानी यहां पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क। बेसिकली जो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट है, वो एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, दैट टॉर्क विल बी कंजर्वेटिव।
सो du इज इक्वल टू माइनस dw कंजर्वेटिव। रोटेशन में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा। बेसिकली ये टाउ डी थीटा जो ले रहे हैं, अगर इसमें हम टॉर्क देखें तो टॉर्क कैसे लग रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। टॉर्क इसके ऊपर कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है। भाई ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। और जबकि जो डी थीटा है वो हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये टॉर्क का डायरेक्शन है, यानी ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सो माइनस टॉर्क को हम क्या पुट करेंगे? फॉर्मूला है पी साइन थीटा, लेकिन उसको हम पुट करेंगे माइनस पी साइन थीटा, माइनस पी साइन थीटा। समझ में आया भाई? टॉर्क को निगेटिव क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसको निगेटिव लेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आ गया पी साइन थीटा डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे बेटा, इस एक्सप्रेशन को। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करना होगा। अब हमको अगर किसी एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमको पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करना होगा। और जनरली हम जो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करते हैं वो जीरो अज्यूम करते हैं। तो अब किस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम किया जाए? तो जो बेस्ट चॉइस है वो π/2, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको बस यहां पे ध्यान देना है ये कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन देखें तो ये हो गया u माइनस जीरो। राइट साइड में देखें तो पी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा लिमिट π/2 टू थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। सो इट इज माइनस कॉस थीटा लिमिट π/2 टू थीटा। लिमिट को हम पुट कर दें, सो इट इज पी माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? जीरो होता है। तो कॉस 90 जीरो है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले फर्दर बेटा, तो जो हमारा आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसको फाइनली हम यहां पे लिख रहे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है,
तो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। अब यहां पे दो चीज हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन दो ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहे बेटा जो जनरली बुक में मेंशन नहीं किया होता है और टीचर भी उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो वो दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे इस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वो दोनों पॉइंट क्या क्या है? पहली चीज, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए ये एक्सप्रेशन है। वो फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों में यही फार्मूला लगेगा। अब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का दो पार्ट होगा डाइपोल का, एक इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा एक्सट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी फील्ड के वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। उस डाइपोल का अपना खुद का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि डाइपोल है क्या? निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो दो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE P डॉट E। तो जो डाइपोल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो होगा ये प्लस Q, ये माइनस Q, तो माइनस K जो 1/4πε0 होगा, तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू R कितना है? 2L, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। दिस इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। चाहे फील्ड हो या ना हो, उसका ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रहेगा। देन माइनस P dot E. So this is potential energy of electric dipole. लेकिन अलग अलग एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पे, फील्ड में किसी भी एंगल पे रखें, यही वाला एनर्जी चेंज करेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम अवॉइड कर देते हैं और हम कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज माइनस P डॉट E। बट दिस इज नॉट रियलिटी। ये जो माइनस P डॉट E है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज एक डाइपोल का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ये होगा। ये इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी है और ये एक्सट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी किसी और के वजह से, जो कि यहां पे और वजह क्या है? फील्ड है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हो गए। अब इस पे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बेटा उस पे हम आते हैं, फिर फोर्स पे आएंगे कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे फोर्स कितना एक्ट करेगा। वो एक टफ टॉपिक है, उसके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो मेडिकल में यानी नीट में पूछे जाते हैं। एडवांस में और भी कठिन क्वेश्चंस बनेंगे, उन सारे चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ बन रहे हैं। सो राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is kept in uniform electric field capital E. Find out
magnitude of first question, maximum torque acting on it. Second question, minimum torque acting on it. Third question, maximum potential energy. Fourth question, minimum potential energy. ये 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है E और डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है E के साथ। अब टॉर्क के लिए फार्मूला क्या, PE साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, यानी PE जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा बेटा, PE लग रहा होगा कब, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। सेकेंड क्वेश्चन, मिनिमम टॉर्क क्या होगा, तो मिनिमम टॉर्क साइन थीटा 0 हो जाए, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा 0 हो जाए तो उस केस में जो टॉर्क लगेगा, थीटा जब 0 होगा तो मिनिमम टॉर्क 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल पे। यू मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम हो जाए, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी PE, दिस इज PE when theta is equal to pi रेडियन। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ नेगेटिव है, यानी कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए, वो कितना होता है, 1 होता है। कब, जब 0 डिग्री हो, तो माइनस PE, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 0 रेडियन पे। कुछ बच्चे ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई यहां पे जब हमने टॉर्क मिनिमम के लिए किया तो उस केस में थीटा 270 क्यों नहीं ले लिया, या 0, यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है भाई, जब थीटा 90 है तो P थीटा 270 हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस PE। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बेटा केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड उसका PE होगा। टॉर्क PE और माइनस PE डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो फिर टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो PE होगा और मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो राइट डाउन सेकेंड क्वेश्चन। Question number 2. Write down, an electric dipole of dipole moment capital P is kept in uniform electric field capital E. Find out torque acting on it and its potential energy when first question, dipole is in stable equilibrium. Second question, in unstable equilibrium.
यानी 4 क्वेश्चंस हो गए। ये 2 पार्ट यहाँ पे दिखाया है और हर पार्ट में 2 क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क कितना लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क कितना लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्यूशन करते बेटा। सॉल्यूशन ये है कि इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का है। तो कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पे नेट फोर्स 0 हो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उस पे नेट टॉर्क 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में टॉर्क क्या होगा भाई, 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, चाहे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, और अभी हमने बात सॉल्व किया था क्वेश्चन, यू मिनिमम कितना है भाई, माइनस पीई। तो इसका आंसर हो गया माइनस पीई। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, सो इट इज पीई। अब एंगल की बात कर लेते हैं, किस एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस एंगल पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो टॉर्क 0 लग रहा है, यानी साइन थीटा 0, यानी थीटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा। तो थीटा यहां पे फर्स्ट केस में 0 रेडियन, सेकेंड केस में पाई रेडियन। अब टॉर्क देखें तो पीई साइन 0 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस 0 माइनस पीई हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा पाई, तो टॉर्क हो गया पीई साइन पाई 0, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस पाई प्लस पीई हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन, ये जो थर्ड क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज जहां पे भी कंफ्यूजन होगा, देखो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो एवरेज क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हो गए, दूसरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जहां आप कंफ्यूज होते हो, भले ही वो सिंपल है लेकिन कंफ्यूजन कॉज करता है, और तीसरा है जो रियली टफ क्वेश्चंस होते हैं। सो इसको हमने क्या कहा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept in uniform electric field capital E at angle theta 1 as shown in the figure. Write down further. The dipole is rotated to angle theta 2. Dipole is rotated to angle theta 2. Find out first question, work done by external agent. External agent. Second question, work done by electric field.
सो ये दो क्वेश्चंस है। अब होता क्या, बुक में डायरेक्ट फार्मूला दिया रहता है, मेडिकल के बच्चे वहीं से रटते हैं और कहीं ना कहीं वो जाके आगे कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ करना ही नहीं है। वर्क एनर्जी पावर में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क, जो भी उसको कर लो, इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमेशा, U2 माइनस U1। कंडीशन यहां पे है अगर काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन का नेचर है बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में साइलेंट है, यानी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रहा है। अदरवाइज और क्लियर इसको क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देना होगा तो वो इस तरीके से लिखेगा, अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 to θ2 with जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगा। उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट U2 माइनस U1 एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज बाय फील्ड, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, सो इट इज कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन हमेशा क्या होता है, U1 माइनस U2। कंफ्यूजन यही है, U2 माइनस U1, U1 माइनस U2, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इस पे क्वेश्चन दिए होंगे और वहां पे डिटेल में समझाया होगा ऐसा क्यों होता है, आप लेक्चर देख सकते हैं, अदरवाइज इसको याद कर लीजिए, ये हमने समझा दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट U2 माइनस U1, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इट इज U1 माइनस U2। तो पहला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पहला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये क्या हो गया, ये हमने इस θ1 θ2 के फॉर्म में इसलिए कराया क्योंकि डायरेक्ट आपको फार्मूला मिल जाएगा। अब जो भी θ1 θ2 दिया हो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इज इक्वल टू U2 यानी माइनस PE cos θ2, देन माइनस U1 क्या हो गया, माइनस PE cos θ1, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया PE cos θ1। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू PE कॉमन हो गया cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया बेटा फार्मूला, इसको हम कह सकते हैं। दूसरा पार्ट करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू U1 माइनस U2, तो माइनस PE cos θ1 माइनस माइनस प्लस PE cos θ2। सो इट इज कितना हो गया भाई, कैलकुलेट करेंगे तो PE cos θ2 माइनस cos θ1। So this is work done by electric field। ये हो गया वर्क डन। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हम इस पे कर रहे हैं। सो राइट डाउन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन नंबर 4, an electric dipole of dipole moment P is kept
in uniform electric field E. Find out work done by external force to rotate the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. क्या भाई? To rotate the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. Work done by external agent to rotate the dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium. तो अब इसमें देखें, ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में बेटा, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जा रहा है तो हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई, उसी डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जो भी हम वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर इसको हम करना चाहें तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कर सकते हैं। कितना हो गया, पीई कॉस जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम जीरो यानी 1, देन माइनस थीटा 2 क्या हो गया 180, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 1, सो इट इज 2 पीई। सेकेंड क्वेश्चन अगर ये पूछा होता वर्क डन बाय फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे लग रहा होगा क्लॉकवाइज। ये फील्ड का डायरेक्शन अगर हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो टॉर्क कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज। और जबकि रोटेशन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं यहां से आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया पीई कॉस थीटा टू 180 डिग्री यानी -1, देन माइनस कॉस थीटा वन 0 यानी 1। तो वर्क डन क्या हो गया भाई -2 पीई। तो ये दो फार्मूले बहुत ध्यान से याद रखना बेटा, क्योंकि इसमें साइन का गलती होगा और आंसर दोनों दिया होगा, वो 2 पीई और -2 पीई। या कोई अलग एंगल हम ले लें, 0 से 30 तक रोटेट कराया, 30 से 60 तक रोटेट कराया, 120 से 60 तक रोटेट कराया, तो जो भी आंसर होगा उसका नेगेटिव आंसर भी गिवन होगा। सो बी वेरी कॉशियस विद द फार्मूला, क्योंकि साइन का गड़बड़ी हो सकता है अगर फार्मूले कंफर्म नहीं है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम दिया है। चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। बाकी सब फार्मूले वही रहेंगे जो हमने आपको अभी डिस्कस किया बेटा, फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, टॉर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वही रहेगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। फोर्स नॉन जीरो, उस फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो उस फार्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन ये है एंड दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, इस डायरेक्शन में फील्ड है और फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं फील्ड चेंज कर रहा है। फील्ड चेंज कर रहा है मतलब क्या हो, फील्ड या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि जो आंसर गिवन होगा बेटा उसमें साइन जरूर होगा प्लस माइनस, या फिर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में ही हम लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P डॉट DE by DR।
DE बाई DR टाइम्स E कैप, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले ले, ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। dr क्या है, तो d बाई डी आर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। de बाई डी आर क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। यानी ये डी आर हम यहां इधर ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। डी आर किसके डायरेक्शन में ले रहे हैं, ई के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो डीई बाई डी आर क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फार्मूला सफिशिएंट बेटा, मेडिकल के स्टूडेंट्स को यही फार्मूला याद करना है। अगर आप मेंस तक की तैयारी करते तो यही फार्मूला याद करना है। एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ फार्मूला है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और जो मेंस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं, आगे हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको भूल जाए, उस फार्मूले को भूल जाए, न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा टफ, एकदम नया चीज है। तो फोर्स का फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, F इज इक्वल टू P डॉट डेल टाइम्स E। अब इस डेल को हम डाइवर्जेंस कहते हैं बेटा। यहाँ पे जो डेल है वो क्या है, डाइवर्जेंस है। और ये इसका फार्मूला डेल का क्या है, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं, डेल इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप। यानी आप समझ सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला ये फॉर्म हो गया, प्लस डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। सो दिस इज डेल और डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का ये फॉर्मूला, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि वहां वो फील्ड ही ऐसे बनाएगा, फील्ड का एक्सप्रेशन ही ऐसा देगा कि यहां से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो यहीं से सॉल्व होगा। करते हैं इस पे क्वेश्चन, कैसे आता है फॉर्मूला, दोनों नोट कर लीजिए। दोनों फार्मूले से हम करके दिखाएंगे, तब आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा। सो राइट डाउन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in electric field E given by 2x I cap at an angle theta, at an angle theta. Find out net force acting on dipole. डाइपोल पे नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, ये हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इफ डाइपोल इज केप्ट एट x इज इक्वल टू a। डाइपोल कहां पे रखा हुआ, x इज इक्वल टू a पे रखा हुआ, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है ये हमको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला लगेगा, टॉर्क का वही फार्मूला लगेगा, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अब फोर्स जीरो नहीं होगा। दोनों फार्मूले से हम करके दिखाते बेटा, एक मेडिकल के लिए, दूसरा एडवांस के लिए। सो F इज इक्वल टू P डॉट DE बाई DR टाइम्स
यूनिट वेक्टर ई कैप इज इक्वल टू पी डॉट डी ई बाई डी आर, यानी पी डी ई बाई डी आर। अब डी आर किस डायरेक्शन में था? ई के डायरेक्शन में। तो ई के डायरेक्शन में क्या एक्स, तो डी एक्स लिख देंगे। और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा? थीटा बन रहा। तो ये हो गया कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है? आई कैप, सो आई कैप। सो इस पे कितना फोर्स लगा? इज इक्वल टू पी डी ई बाई डी एक्स कर ले तो 2 आ गया, 2 कॉस थीटा आई कैप। So the force acting is 2p cos theta along plus x axis। प्लस x एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स लग रहा होगा 2p cos थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, यही अगर हम x स्क्वायर लिख दिए होते तो यहाँ पे फिर जब सॉल्व करते बेटा तो dx स्क्वायर बाई dx क्या आ गया होता? 2x आ गया होता। तो ये 4p cos थीटा हो जाता, फिर वहां पे x कोऑर्डिनेट आ जाता। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो अभी हमने कहा था बेटा कि सिंपल क्वेश्चंस में जो अभी हमने फार्मूला लगाया वो लग जाएगा, लेकिन टफ क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अब टफ क्वेश्चन इसी को हम फ्रेम कर देते हैं। An electric dipole of dipole moment P is kept at an angle of 37 degree with x-axis in a region where electric field is 2x square I cap plus 4y cube j cap। Find out net force acting on dipole if dipole is kept at point A, B। A, B पे डाइपोल रखा तो नेट फोर्स कितना लग रहा? यहां फिगर में हम क्वेश्चन को बना देते हैं। तो यहां कहीं पे डाइपोल रखा है A, B पे और 37 डिग्री बना रहा। ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ, कोऑर्डिनेट A, B। सो दिस इज A, दिस इज B। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ, इसको दिखा नहीं रहे बेटा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 कंपोनेंट इसके हैं, वो यहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब इसको करे कैसे? तो जो अभी फार्मूला हमने लगाया था F इज इक्वल टू P डॉट डी ई बाई डी आर, अगर इसको लगाना चाहोगे तो ये फार्मूला बहुत दिक्कत करेगा। रीजन 2 है बेटा। फर्स्ट रीजन, जो 2 रीजन है वो क्या है? पहला तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, दूसरा जो आर डी आर लेना वो ई के डायरेक्शन में लेना। तो इस ई का डायरेक्शन हमको निकालना होगा और फिर पी ई के साथ कितना एंगल बना रहा वो एंगल देखना होगा, तब कॉस थीटा आएगा। सो दिस इज वेरी टफ, यहां से हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। इजी मेथड क्या है? सो एफ इज इक्वल टू P डॉट डेल टाइम्स E। अब P को वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो ये P क्या हो जाएगा? P cos 37
cos 37 क्या हो गया भाई 4/5, सो 4p/5 I कैप डॉट प्लस p sin 37 j कैप, सो 3p/5 j कैप डॉट डाइवर्जेंस डेल बाय डेल x I कैप प्लस डेल बाय डेल y j कैप। के कैप वाला कंपोनेंट नहीं ले रहे क्योंकि z कंपोनेंट के कैप कंपोनेंट यहां पे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें बेटा तो ये आ गया 4p/5 डेल बाय डेल x ऑफ वेक्टर E आई डॉट डाई आई 1 हो गया प्लस 3p/5 j डॉट j 1 हो गया डेल बाय डेल y वेक्टर E। अब वेक्टर E के वैल्यू को पुट करें, सो 4p/5 वेक्टर E का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो y कांस्टेंट लेंगे यानी 4x I का प्लस 3p/5 y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो वो हो गया 12y स्क्वायर, सो 12y स्क्वायर j कैप, सो इज इक्वल टू 16/5 px I कैप प्लस 36/5 py j कैप इज इक्वल टू, कहां पे निकालना है ए बी पे, x इक्वल टू a y इक्वल टू b, तो ये हो गया p/5 कॉमन हो गया भाई, यहां पे देखे बेटा तो p/5 कॉमन हो गया तो pa 16a I का प्लस 36bj का 36bj का। फर्दर इसमें यहां से भी 4 कॉमन हो सकता है, सो दिस विल बी आंसर। तो जब टफ क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे सॉल्व होगा बेटा, वैसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, जो जनरली टीचर बताते हैं उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अब 2 और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे या आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं और इसी मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 2 क्वेश्चन से बेटा इसका फार्मूला डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, ये जो फार्मूले बताएं यहीं से आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। सो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2 kept parallel to one another on same straight line separated by distance r. Find out force on dipole 2 due to dipole 1. Force on dipole 2 due to dipole 1. ये
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है K इंटू 2P1 अपॉन आर क्यूब, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी रखा तो इस पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा, फटाफट इसको डिस्कस कर देते बेटा। F इज इक्वल टू P डॉट DE बाई DR, जो हमने सिंपल मेथड बताया था, E कैप। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स किस पे निकालना, 2 पे ड्यू टू 1। तो ये डाइपोल मोमेंट 2 का लेंगे, फील्ड 1 का लेंगे, फील्ड का डायरेक्शन 1 का लेंगे, ये यूनिट वेक्टर बेटा। सो इज इक्वल टू P2। अच्छा, ये PE cos थीटा हो जाएगा। E का डायरेक्शन इसके E1 का, इसके फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो PE DE बाई DR cos 0 1 हो गया। तो ये हो गया D बाई DR E1, इसके फील्ड का फार्मूला लिखे तो ये क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P यानी P1 अपॉन R क्यूब cos 0, क्योंकि P और E, P2 और E1 का डायरेक्शन, इसके वजह से वहां पे फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। तो cos 0 1 हो गया, यहां पे दिखा दे रहे cos 0। E1 कैप डायरेक्शन दिखा रहा है, ये डायरेक्शन, इसको हम I कैप ले लेते बेटा, ये डायरेक्शन I कैप ले लेते। तो अब देखें फर्दर ये क्या होगा, तो ये हो गया इसमें 2P1 cos 0 1 हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कांस्टेंट है। तो ये हो गया 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बचा क्या, D बाई DR ऑफ R टू द पावर -3। I कैप ये डायरेक्शन दे रहा है फोर्स का, यहां पे सॉल्व करते। सो फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, -3 R टू द पावर -4 I कैप, यानी ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4 माइनस I कैप, ये हो गया बेटा डायरेक्शन -I कैप, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस विल बी आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अब सपोज कर लो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, यानी ये जो डाइपोल है ये इस तरीके से रख दिया गया है, दो डाइपोल म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। अब फोर्स कितना लगेगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है कि अब फोर्स कितना लगेगा। तो अभी ये वाला डेरिवेशन हमने पहले फार्मूले से किया, दूसरा वाला ये वाला हम डाइवर्जेंस वाले फार्मूले से कर देते हैं, ताकि पहले को आप डाइवर्जेंस से करिए और दूसरे को इस वाले फार्मूले से करिए, दोनों आपको समझ में आएगा। जो एडवांस के बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ये सब। सो यहां पे देखें तो ये जो डाइपोल है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है, P2 P1 के इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है,
यानी इसका जो फील्ड होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा, E1। E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन वही है, फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन डाइपोल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने बताया था डाइवर्जेंस वाला, P डॉट डेल टाइम्स E इज इक्वल टू, यहां पे P क्या, P2, क्योंकि उसी पे फोर्स निकालना है। डायरेक्शन क्या, I कैप डेल, अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या हमने बताया था भाई, डेल बाय डेल एक्स I कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप। के कैप वाला टर्म हम नहीं दिखा रहे बेटा, क्योंकि उसके वजह से डाइवर्जेंस जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा, सो उसको हम नहीं दिखा रहे, उसको आप ले लोगे तब भी यही आंसर आएगा। ई किसके वजह से, E1, ई क्या, ये फील्ड है E1, इसके फॉर्मूले को बाद में हम रखेंगे, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। तो इज इक्वल टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले तो जे कैप के साथ यहां पे देखें तो ये P2 I कैप डायरेक्शन में और P2 I कैप डायरेक्शन में हो गया बेटा, और इसको डेल बाई डेल एक्स I कैप प्लस डेल बाई डेल जे कैप। ओके, सो जब इसके डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया भाई, P2, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका ये डायरेक्शन है, तो ये x के जगह r आ जाएगा, ये कंपोनेंट जीरो हो गया, ठीक है ठीक है। तो ओपन करते डॉट प्रोडक्ट ले तो ये इसके साथ आ गया P2 I डॉट आई वन हो गया डेल बाई डेल एक्स। अच्छा ये वाला तो जीरो हो गया, आई डॉट जे ई वेक्टर, E1 वेक्टर। अब इस E1 वेक्टर को लिखते हैं हम, तो P2 डेल बाई डेल एक्स, इसके वजह से वहां पे फील्ड क्या होगा बेटा, तो वो फील्ड होगा माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस P1 अपॉन इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये R दिया हुआ, इसको हम x लेंगे भाई, ये क्या हो गया, x हो गया ना, x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो x क्यूब। सो फर्दर अगर हम इसको लिखें तो F21 इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट हमें बाहर निकाल ले, माइनस P1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया माइनस P1 P2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल एक्स ऑफ x टू द पावर -3। डायरेक्शन इसका, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या बेटा, जे कैप, सो जे कैप, माइनस साइन हमने यहां पे लगा दे तो माइनस जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जे कैप, ये हो गया। तो ये हो जाएगा -3, यानी माइनस माइनस प्लस 3 P1 P2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -4। सो ये हो गया 1 अपॉन
4 pi epsilon naught times 3 p1 p2 अपॉन x टू द पावर 4 किस डायरेक्शन बेटा, j कैप डायरेक्शन में। यहाँ x को हम पुट कर देंगे r, क्योंकि r दिया हुआ तो r टू द पावर 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, j कैप डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। सो ये दो रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल के बच्चों को भी ये रिजल्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन आए या ना आए। लेकिन एडवांस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस वाले को रिजल्ट याद होना चाहिए, एडवांस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये मेथड प्रॉपरली जरूर आना चाहिए। तो इसको आप समझिएगा। इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, प्लीज पुट योर प्रॉब्लम ऑन माय जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट पे, ईमेल आईडी पे प्रॉब्लम डालिए, या व्हाट्सएप हमको करिए, या फिर डायरेक्ट आप हमको कॉल कर सकते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर and we'll meet on next turn. Till then, bye bye, sayonara, and Godspeed.